रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों भाई? अभी तो मेरी एज ही 25 साल है, अभी किस बात की रिटायरमेंट प्लानिंग? अभी तो मैंने जॉब स्टार्ट की है, सोचेंगे। अभी तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्या करूं? Hello everyone, I am CA Ronak Ramraika. Welcome you all to the channel Mind Your Finance. This channel talks about investment, finance, insurance, banking, current affairs which will help us in making better decision for saving and creating wealth. जैसा वीडियो की स्टार्ट में आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, बट मैं अपनी वीडियो सीरीज़ में आपको ये बताऊंगा व्हाट इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इस वीडियो सीरीज़ में आपको ये पता चलेगा कि अर्ली इन्वेस्टमेंट और विथ एनी अमाउंट उसका क्या बेनिफिट है. मैं आपको एक फील देना चाहता हूँ. फील ऐसा है, लेट्स अज्यूम 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी. ए की एज है 25 ईयर्स, बी की एज है 30 ईयर्स एंड सी की एज है 40 ईयर्स. एंड आई एम एज्यूमिंग कि वो 500 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड एज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न 10% अप्रॉक्सीमेटली. सो एक का इन्वेस्टमेंट रहेगा 2,10,000 फॉर 35 ईयर्स टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट. बी का इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,80,000 टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट. सी का इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,20,000 टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट. एंड व्हाट दे विल गेट एट द एज ऑफ रिटायरमेंट? ए विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख रुपीज़, B will get approximately 10 lakh rupees and C will get approximately 3,60,000 rupees. So here you can see the massive difference. This is because of early investment. A और B को अगर हम कंपेयर करें, मीन्स A ने 30,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया 5 years पहले किया, तो what difference he will be getting at the age of retirement? That is rupees 7 lakhs. So this is huge difference just by investing early by 5 years. एंड अगर हम A और C को कंपेयर करें तो A और C के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ 13 लाख रुपीज़. सो इट इज़ ह्यूज. सो यू कैन इमेजिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग विथ अर्ली इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग एट एनी अमाउंट. तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरी एज तो 30 ईयर्स है, मेरी एज तो 35 ईयर्स है, मेरी एज तो 40 ईयर्स है, तो क्या हमने कुछ गलती कर दी? तो मैं गलती तो नहीं करूँगा, बट इट इज़ नेवर टू लेट इफ़ यू स्टार्ट नाउ. सो मैं आपको कहूँगा कि आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करके आप अपने फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेटिव्स को ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि अर्ली इन्वेस्टमेंट और किसी भी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट है. अब हमने रिटायरमेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को समझ लिया है. अब हम ये समझते हैं कि मार्केट में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि FD, PPF, EPF, म्यूचुअल फंड, NPS. बट आज हम मोस्ट पॉपुलर NPS के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि NPS अच्छा प्लान है, चलो इसे ले लेते हैं. बट बिफोर इन्वेस्टिंग मेरा ये मानना है कि वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट प्लान. बिकॉज जब हम उस प्लान के बारे में अवेयर होते हैं तो हम उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट उठा सकते हैं, हम अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और अपने मनी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि NPS में एक ऑप्शन होता है कि हम अपने फ़ंड को डेट एंड इक्विटी में स्विच कर सकते हैं. तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ऐसा कोई ऑप्शन है, तो वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते. एग्जाम्पल के लिए, आप जैसे मार्केट अगर अप है तो आप डेट में स्विच कर सकते हैं, अगर मार्केट लो है तो आप डेट से इक्विटी में स्विच कर सकते हैं. इससे आप अपने फंड को बेटर यूटिलाइज करके उसको बेटर बढ़ा सकते हैं. सेकंड एग्जांपल, इंश्योरेंस का केस में लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं विदाउट हिज नॉलेज, और आप उसके बाद फिर क्या होता है कि लोग एंड अप करते हैं लूजिंग मनी, क्योंकि उन्हें उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं होता. सो माई सजेशन विल बी, before investing in any plan, we should have the correct knowledge of the product for creating more wealth. NPS, National Pension Scheme, as the name suggests, it is a pension plan. At the age of retirement, you will get lump sum plus annuity for years. It has many tax benefit which
I will discuss later. In NPS, there are two plans. Number one is Tier 1 plan. Number two is Tier 2 plan. Tier 1 plan is the main plan, that is retirement plan, which you do for your retirement. Number two, Tier 2 plan. Tier 2 plan is an investment plan. If you have spare money, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इट इज़ लाइक अ म्यूचुअल फंड. आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप Tier 2 प्लान में भी इन्वेस्टमेंट चाहे तो कर सकते हैं. बोथ आर इक्वल. द डिफरेंस इज इसमें एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो बहुत कम होता है इन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड. सो यहाँ पे उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है. NPS इज रेगुलेटेड बाय PFRD, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. जैसा बैंक को RBI रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस को IRDA रेगुलेट करती है, उसी तरह NPS को PFRD रेगुलेट करती है. अब हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की. तो NPS में 80C के अंडर 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है. मींस अगर आपने 80C में और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आपको NPS में 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा. इन एडिशन टू दैट 80CC-D-1B के अंडर आपको 50,000 का बेनिफिट मिलता है. मींस आपने 80C के अंदर 1.5 लाख का डिडक्शन ले लिया और अगर आप और भी इन्वेस्टमेंट करते हैं NPS में तो आपको 50,000 का डिडक्शन 80CC-D में मिल जाएगा. इन एडिशन टू दैट 10% ऑफ द सैलरी का भी बेनिफिट है. ये उनको होता है जो कि एम्प्लॉय है और उनके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं NPS में, तब उन्हें एडिशनल 10% ऑफ द सैलरी का डिडक्शन मिलता है. सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस. सो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है जो हाई टैक्स स्लैब में आते हैं, क्योंकि उनके पास टैक्स बचाने का और कोई रास्ता नहीं होता है. तो ये एक बहुत बड़ा टूल है टैक्स बचाने का. और टैक्स के पर्पस से मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं डिटेल कंपैरिजन करूँगा व्हाट टैक्स बेनिफिट यू विल गेट एट ईच स्टेजेस. मीन्स एट इन्वेस्टमेंट स्टेजेस, एट रिटायरमेंट स्टेजेस, एट एन्युटी स्टेजेस. सो मैं एक डिटेल कंपैरिजन करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि डिफरेंट प्लान्स में आपको क्या बेनिफिट रहेगा और NPS कराने का आपको क्या बेनिफिट रहेगा और किसको NPS इज़ बेनिफिशियल, किसको और अदर प्लान्स इज बेनिफिशियल, वो भी मैं डिस्कस करूँगा. अब हम NPS के बारे में और डिटेल में समझते हैं. NPS कौन मैनेज करता है? NPS फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं. फंड मैनेजर्स कौन होते हैं? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ SBI, LIC एंड UTI आर द फंड मैनेजर्स. For other than government employees, other than these three, HDFC, LIC, ICICI and Kotak and Reliance is also there. अब ये फंड मैनेजर्स आपके फंड को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? हम NPS में इन्वेस्टमेंट किए. अब वो फंड मैनेजर्स क्या करते हैं? इनको डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं. मेजरली इज 3. पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स, थर्ड इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो इक्विटी में क्या होता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लो रिस्क लो रिटर्न. इसमें फंड मैनेजर्स 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करके आपके रिस्क को बैलेंस करते हैं. जैसा कि अगर आपका एज कम है तो आपका इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, डेट का एक्सपोजर कम रहेगा. अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपका डेट का एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, इक्विटी का एक्सपोजर कम रहेगा. और ये डिसाइड कैसे करते हैं? इस डिसाइड करने का 2 तरीका है जिसको चॉइस बोलते हैं. हमारे पास 2 तरह की चॉइस होती है, ऑटो एंड सेकंड वन इज़ एक्टिव. ऑटो चॉइस में क्या होता है? आपके फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि आपका किस एसेट में कितना एलोकेशन रहेगा. ये वो कैसे डिसाइड करते हैं? बेस्ड ऑन योर एज. उनके पास चार्ट होते हैं, उस चार्ट में आपकी एज के बेसिस में कि कम एज है तो आपका इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा, उससे कम आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उससे कम आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. अगर आपकी ज़्यादा है तो वाइस वर्सा. दूसरा ऑप्शन होता है एक्टिव ऑप्शन. एक्टिव ऑप्शन में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना इक्विटी में रखना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रखना है और कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना है. इसमें एक लिमिट है कि 75% ऑफ द आप इक्विटी रख सकते हैं मैक्स. तो अब हम प्रेफरेंसेस की बात करते हैं. जैसा कि आपने एक बार फंड मैनेजर डिसाइड कर लिया या ऑटो एक्टिव चॉइस डिसाइड कर लिया या आपने अपना एलोकेशन डिसाइड कर लिया, तो क्या आप इन्हें चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, हम इन्हें चेंज कर सकते हैं.
फंड मैनेजर्स को हम साल में एक बार चेंज कर सकते हैं, ऑटो एंड एक्टिव चॉइस को हम साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं, और एसेट एलोकेशन को भी हम साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। कौन एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल होता है? जिसकी एज 18 to 65 ईयर्स के बीच में है वो ये अकाउंट खुला सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो पर्सनल बिजनेस रन करता हो, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो एनआरआई हो, वो एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकता है। अब हम समझते हैं एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए क्या तरीके हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 इज़ ऑफलाइन, नंबर 2 इज़ ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप रजिस्टर्ड बैंक, ऑथराइज्ड बैंक के पास जाके आप अपना एनपीएस अकाउंट खुला सकते हैं। आप वहाँ पे जाके अपना केवाईसी सबमिट करेंगे और वो वेरीफाई करके आपको आपका पैन नंबर दे देंगे। पैन नंबर इज़ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो इसके लिए आपको आपका पीओपी पता होना चाहिए। पीओपी मीन्स पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कौन है? तो आप ऑनलाइन साइट में जाके देख सकते हैं। साइट है www.npscra.nsdl.com। सेकंड क्या मेथड है? सेकंड मेथड है ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप बहुत इजी है, आप घर बैठे अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। उसका साइट है www.enps.nsdl.com। ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट खुलाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है, जैसा कि पहला आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, आपके पास सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर होना चाहिए, आपके पास सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फोटो होना चाहिए, आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब सारी फैसिलिटीज़ है तो आप अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खुला सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल प्रोसेस को समझाऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन बैंकिंग अपना खोल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम पे एनपीएस का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपकी जो फंड कॉर्पस क्रिएट हुआ है उसका 60% आपको लमसम में मिल जाएगा, 40% की आपको एन्युटी परचेज करनी होगी, और वो 40% एन्युटी के बेसिस में आपका मंथली पेंशन डिसाइड होगा और आपको मंथली पेंशन मिलेगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की एन्युटी होती है, आपको कैसे कैसे एन्युटी मिलेगी, कितने अमाउंट मिलेगी, उसका डिटेल कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब 60% आपको एन्युटी, 60% आपको लमसम तुरंत मिल जाएगा और 40% की एन्युटी होगी। इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं अप टू 70 ईयर्स। मतलब आप चाहे तो आप चाहते हैं कि नहीं अभी तो पैसा का रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 70 ईयर्स। और एक ऑप्शन होता है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट तो फर्दर एक्सटेंड नहीं करते हैं बट आप विड्रॉल को एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट आप 60 ईयर्स तक करेंगे और अपना विड्रॉल को डेफर कर देंगे आप। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। अब हम समझते हैं कि जो रिटायरमेंट पे हमें पैसे मिलेंगे उसका टैक्सेबिलिटी को समझते हैं। तो जो लमसम पैसे हमें 60% मिलेंगे दैट इज़ टैक्स फ्री, एंड जो 40% का हमें एन्युटी मिलेगा दैट इज़ टैक्सेबल बेस्ड ऑन योर स्लैब एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। मतलब आप जब रिटायर कर जाएंगे उसके बाद जो आपका टैक्स स्लैब होगा आपकी इनकम, रिटायरमेंट के बाद की इनकम के बेसिस पे ही आपको टैक्स लगेगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम एनपीएस से रिटायरमेंट के पहले पैसे विड्रॉ कर सकते हैं? हम विड्रॉ कर सकते हैं विथ सर्टन कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। आप क्रिटिकल इलनेस के केस में, आप चाइल्ड हायर एजुकेशन के केस में, आप कंस्ट्रक्टिंग एंड परचेजिंग ऑफ हाउस, इन कंडीशंस में आप एनपीएस से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज़ 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मतलब 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मतलब है कि आप रिटर्न को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट का 25% विड्रॉ कर सकते हैं। वो 3 times बिफोर रिटायरमेंट, 3 ही बार कर सकते हैं विथ अ गैप ऑफ 5 years। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा और मैं एक लाइव एग्जांपल शेयर करूंगा कंपेयरिंग एनपीएस विद द अदर प्लान्स। इट विल बी एन आई ओपनर एंड मस्ट वॉच। दूसरा, मैं इसके एनपीएस के टैक्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस करूंगा और ईच स्टेजेस ऑफ एनपीएस में टैक्स का क्या रोल रहेगा वो डिस्कस करूंगा एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एन्युटी के टाइम। थर्ड, हाउ मच यू शुड इन्वेस्ट इन एनपीएस।
कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग एक प्रॉपर मैनर में हो। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि किस अमाउंट से रिटायरमेंट प्लानिंग करें कि रिटायरमेंट एज की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाउ टू ओपन एनपीएस ऑनलाइन, और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं वहाँ डिस्कस करूँ। सो एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और इस तरह की वीडियो और बनाता रहूँ।